वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल रहे थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ बेसिक रूल्स हमने देख लिए थे और अब हम पढ़ रहे थे टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंज हो रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होती है, जिसमें हमने हमारा फर्स्ट जो रूल था वो लिया था कि प्रेजेंट सिंपल हो तो वो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाता है, राइट। तो अभी हम उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और मैंने 2 एग्जाम्पल्स तो आपको बता दिए थे, 1 एग्जाम्पल और है जो मैं देख लेती हूँ ताकि आपको प्रीवियस वाला सब याद आ जाए। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो आपके पास आपको रजिस्टर वगैरह ओपन करके ही बैठना ताकि आप मेरे साथ साथ ही लिखते जाएं। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद में नया पॉइंट स्टार्ट करती हूँ। Sita said, comma, inverted comma, Hari does not tell a lie। हम इसका इनडायरेक्ट बना देते हैं। इसका इनडायरेक्ट होगा सीता सेड दैट, क्या रूल था, अगर प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में चेंज होगा। हम एस लगा रहे थे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही थी। अब यहाँ पे डज नॉट है तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट। हरी डिड नॉट टेल अ लाई। क्लियर। अब हम टेंस के अकॉर्डिंग का हमारा सेकंड रूल पढ़ते हैं और वो हमारा सेकंड रूल है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वो चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। पता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आता है, एजएमआर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, राइट। जब हम उसको पास्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एजएमआर वॉज वर में बदल जाएगा। वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, राइट। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है she said, comma, inverted comma, Sita is writing a letter। क्या लिखा है मैंने, she said Sita is writing a letter। क्या बनेगा इसका इनडायरेक्ट, she said that Sita was writing a letter। क्लियर।
अब हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Ram said, comma, inverted comma, she is reading a book. क्या बनेगा इसका इनडायरेक्ट? राम said that she was reading a book. क्लियर? आपको क्लियर हो गया? फर्स्ट रूल हमने पढ़ा था, प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। अब हम पढ़ रहे हैं इसका थर्ड रूल। प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट। अब ये आपको पता होना चाहिए। देखिए टेंस की जरूरत हर जगह पड़ रही है, इसलिए मैंने टेंस वाला टॉपिक सबसे पहले लिया था। टेंस की जरूरत आपको टेंस में तो थी ही, लेकिन एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी पड़ रही है। तो आपको अब तक ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। अब प्रेजेंट परफेक्ट तो क्या होगा? हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट क्या होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा लेंदी है, लेकिन सम पॉइंट टू पॉइंट पेशेंसफुल आप अगर सुनते हैं तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे और हमेशा याद भी रहेंगे। हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बॉय said, comma, inverted comma, Mohan has done his work. इनडायरेक्ट बनाएंगे, सॉरी ये तो डायरेक्ट का सेंटेंस था, अब हमें इनडायरेक्ट बनाना है। मैंने यहाँ गलती से इनडायरेक्ट लिख दिया था। डायरेक्ट का सेंटेंस है हमारा द बॉय सेड मोहन हैज डन हिज वर्क। अब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। द बॉय सेड comma once again, yes, said that Mohan had done his work. Clear? हमने यहाँ पर आज कितने टेंस के अकॉर्डिंग रूल पढ़ लिए। फर्स्ट कि प्रेजेंट सिंपल था तो इनडायरेक्ट बनाते टाइम पास्ट सिंपल हो जाएगा। सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। और थर्ड था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा।
तो ये टेंस चेंज हो रहे हैं कि प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज हो रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके सेंटेंस की और आप प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, कल हमने नेक्स्ट वीडियो में कारक के बारे में अध्ययन किया था। सब जो भी टॉपिक आ रहे हैं, क्रिया, क्रिया से कारक, कारक से समास, इन सबका एक न एक से जुड़ा हुआ टॉपिक है। क्योंकि क्रिया पढ़े तो क्रिया के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग कैसे था, कारक के बिना क्रिया संपादित नहीं होती, क्योंकि संबंध भी जरूरी था। तो विभिन्न प्रकार के हमने देखे थे। अब उससे हट करके नया टॉपिक हमारा है जो समास। समास क्या है, समास का प्रयोग कहाँ होता है और समास का हिंदी व्याकरण में क्या महत्व है। अपन बात करें तो समास जो शब्द है, दो शब्दों से, समास दो शब्दों से बना हुआ है, सम धन आस। इन दो शब्दों से समास शब्द बना है और समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। शब्द को जो विभक्ति चिन्हों से, जैसे रसोईघर है ना, रसोईघर जो शब्द है उसके लिए संक्षिप्त में इसको बड़े विग्रह करना है तो विग्रह रूप में करेंगे तो रसोई के लिए घर। अब रसोई के लिए घर है, इसको हमें विभक्ति चिन्हों सहित लिखा है। लेकिन समास क्या होता है, शब्द को छोटा रूप प्रदान करता है, विभक्ति चिन्हों को हटा करके सामासिक पद बनाता है। तो रसोई जो शब्द है और घर दो शब्द हैं, तो जो के लिए विभक्ति चिन्ह है उसको हटा देते हैं तो बचता है रसोई घर। इस प्रकार समास में क्या होता है कि जो दो या दो से अधिक शब्द होते हैं उनको परस्पर निकट बैठाया जाता है और निकट बैठाने के बाद उनका संक्षिप्त रूप बनाया जाता है। अब रसोई घर के बाद दूसरा देखें अपन, विद्यालय। विद्यालय की बात करें, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, इसमें भी देख लीजिए। अब समास में दो पार्ट होते हैं। समास में एक तो समस्त पद किसे कहते हैं, रसोई घर जो लिखा है समस्त पद है। समास विग्रह क्या है, रसोई के लिए घर जो विग्रह किया वो विग्रह हो गया। और इसके साथ ही दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। समास में दोनों पद अति आवश्यक है ना, एक उत्तर पद और एक पूर्व पद। अब पूर्व पद पहले वाला पद और उत्तर पद होगा जो बाद वाला पद होगा। अब उत्तर पद और पूर्व पद से मिलकर के समासिक पद बनता है। तो कहीं पर पहला पद प्रदान होगा तो कहीं पर हमारा दूसरा पद प्रदान होगा। ठीक है, तो अपन मूल टॉपिक पर आ जाते हैं। देखें समास क्या है। समास की बात करें तो समास का अर्थ होता है, समास शब्द का अर्थ संक्षिप्त या छोटा करना होता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। अब समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है, जहां पर समास होता है, और जहां वर्णों का मेल हो गया वहां पर क्या होगा, संधि होगी। संधि में वर्णों का मेल होता है और विकार उत्पन्न होता है, लेकिन समास में विग्रह होता है और दो शब्दों का मेल होता है। यहाँ पर वर्णों का मेल नहीं, शब्दों का मेल होता है। अब समस्त पद, समास में समस्त पद किसे कहते हैं, विभक्तियों का लोप कर लिखा गया पद। जो विभक्ति चिन्ह, जैसे हमने अभी लिखा था रसोई के लिए घर। अब रसोई के लिए घर में रसोई और घर दोनों को निकट बैठा दिया तो समस्त पद बन गया रसोई घर। इस प्रकार हमारा यहाँ पर क्या हो गया, रसोई घर हो गया, ये हो गया समस्त पद। अब समास विग्रह किसे कहते हैं, जो समस्त पद था, रसोई घर या विद्यालय या पाठशाला, जो भी उदाहरण ले लिया जाए, अब जो उसका है उस समस्त पद को विभक्ति सहित लिखना है हमें। जैसे विद्या के लिए आलय, पाठ के लिए शाला,
है ना, पुस्तक के लिए आलय, पुस्तकालय, विभिन्न प्रकार के जो भी उदाहरण हैं उनको विभक्ति चिन्हों सहित लिखना है, वहां पर होगा समास विग्रह होगा। अब समास के प्रमुख भेदों की बात करें तो हिंदी में प्रमुख 6 प्रकार के या 6 भेद समास के होते हैं। पहला होता है अव्ययभाव समास, जिसमें पहला पद प्रथम पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। दूसरा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, फिर द्विगु समास, फिर द्वंद्व समास, फिर बहुब्रीहि समास, है ना। तो इनको प्रमुखता एक एक करके अपन बात करेंगे। अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास क्या होता है? इस समास का पहला पद अव्यय होता है। पहला पद क्या होगा? अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? वे अव्यय उसे कहा जाता है अविकारी शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन का और कारक का कोई प्रभाव नहीं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, ऐसे शब्दों पर अपन लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि घोड़ा तेज दौड़ता है उसके लिए तेज की जगह हम धीमा शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वह उसकी स्थिति को बदल देगा, गति को बदल देगा। इसीलिए यहां पर हमें क्या प्रयोग हुआ? अव्यय भाव में क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय के कारण अविकारी शब्द होता है, उस पर लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अविकारी शब्द और विकारी की बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये हमारे विकारी शब्द थे। ठीक है, तो अव्यय शब्द या अव्ययभाव समास होता है। इस समास का पहला पद अव्यय, उस पद का रूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, सदैव एक सा रहता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है और अव्यय भी होता है। तो समस्त पद और उसका विग्रह यथासंभव जैसा संभव हो, है ना। आजन्म, जन्म से लेकर प्रत्येक, हर एक, यथा समय, समय के अनुसार, आमरण, मरण तक, यथा स्थिति, स्थिति के अनुसार। इस प्रकार ये अव्ययभाव समास के कुछ उदाहरण हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि इसमें वास्तव में यथा समय, यथा जो शब्द है अव्यय है, आजन्म, जन्म से लेकर, है ना, प्रत्येक, हर एक, यथा समय, यथा, आमरण, मरण तक, ये जो कुछ शब्द हैं उदाहरण हैं जिनके माध्यम से अव्ययभाव समास इनमें है। नेक्स्ट देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की बात करें तो इस समास में पहला पद गौण होता है, अर्थात मुख्य नहीं होता, दूसरे पद ही प्रधान होता है, दूसरे पद को महत्व दिया जाता है। इस समास में पहला पद गौण, दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक के विभक्ति, क्योंकि देखो अव्ययभाव में क्या था? पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। तो इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, सिर्फ कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर। यहाँ कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके बाकी जितने भी कारक हैं 6 प्रकार के, उनके कारकों का लोप इस समास में होता है। पहला है, इसके आधार पर इसके 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, इसमें को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय या सभी को प्रिय। शरणागत, शरण को आया हुआ, कर्म तत्पुरुष हो गया। कर्ण तत्पुरुष में क्या होगा? से चिन्ह का लोप होगा। हस्त से लिखित, हाथ से या हस्त से लिखित। बाणाहत, बाण से आहत। इस प्रकार तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान में क्या होता है? के लिए चिन्ह का लोप होता है। संप्रदान के लिए, जैसे गुरु के लिए दक्षिणा, बालामृत, बालकों के लिए अमृत। इस प्रकार यह संप्रदान तत्पुरुष हुआ। फिर अपदान तत्पुरुष समास, इसमें से पृथक, उसमें से करण से साधन के रूप में था, तो यहाँ अपदान से पृथक होने के लिए पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त। विभिन्न प्रकार के उदाहरण अपन बना सकते हैं। तो संबंध तत्पुरुष में काके की चिन्हों का लोप होता है, जैसे गंगा जल, गंगा का जल। राजमाता, राजा की माता। फिर अधिकरण तत्पुरुष समास में पर चिन्हों का लोप होता है। जलमग्न, जल में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। इस प्रकार कुछ उदाहरण है दिए हैं। और जिस प्रकार इनके तत्पुरुष समास के कुल कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट हैं। कौन कौन से? 2, एक तो संबंध कारक, 2 को छोड़कर कर्ता और संबोधन 2। कर्ता कारक का प्रयोग हमेशा तत्पुरुष समास में कहीं पूछ लिया जाता है कि कौन से कारक का प्रयोग
नहीं होता तत्पुरुष समास में, तो कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता। इसके अलावा 6 प्रकार के कुल कारक हैं जिनका प्रयोग तत्पुरुष समास में होता है। 2 आपके समास की परिभाषा और इसके 2 पार्ट तक क्लियर कर ले। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके नया पार्ट बनाएंगे जिसमें आगे जितने बचे हुए जो पार्ट हैं उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, वेलकम इन क्लास। लास्ट टाइम मैंने आपको 6.3 में 8 तक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। 7th मैंने करवाया था और 8 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर स्क्वायर नंबर डेट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10। इसमें आपको एक ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, जो 4 से भी डिवाइड हो जाए, 9 से भी हो जाए और 10 से भी हो जाए। इसके लिए हमें फर्स्ट इसका एलसीएम फाइंड करना है। स्मॉलेस्ट पूछा है तो इसमें आपको सबसे फर्स्ट एलसीएम, तो हम क्या करेंगे 4 और 9, 10 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो लुक एट वी, क्वेश्चन नंबर है आपके 9, वी फाइंड एलसीएम। क्लियर? 4, 9 एंड 10 तीनों का एलसीएम लेना है आपको, साथ में लेना है जॉइंट। यस, 2 के 9 एज इट इज़, 5 अगेन 2, 1 9 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 3 1 एज इट इज़, 3 5 एज इट इज़, 3 1 एज इट इज़, 1 एंड 5 एज इट इज़। नेक्स्ट नंबर 5 1 एंड 1। क्लियर? अब इसमें देखना इनका आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यस, देखना फैक्ट एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू क्या हो रहा है 3 इंटू 5। इसका मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर हो जाए 3 इंटू 3 9, 9 4 ज़ा 36 और 36 इंटू 5 करना है आपको। तो 36 इंटू 5 तो ये हो जाएगा आपके 30 और 160, 15 और 180, सॉरी 180। दाएं मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, ठीक है, 180 हो गया। क्लियर? अब 180 है। अब 180 तो ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको इसमें क्या फाइंड करना है कि इसका स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें देखना ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब इसमें ध्यान से देखो, यहाँ देख लो, ये पेयर है। परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, जब उनके 2 2 के पेयर कंप्लीट हो। तो इसमें आप पेयर करके देख लो। अब इसमें 2 का पेयर कंप्लीट है, 3 का पेयर भी कंप्लीट है, ओनली फॉर 5 का पेयर कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मैंने आपको बताया था कि इसमें पेयर कंप्लीट नहीं है। अब इसको पेयर, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक इसका और मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटू क्या कर देंगे और 5 कर देंगे। तो नेक्स्ट आपके क्या हो जाएगा, इसमें 180 में से हम क्या कर देंगे, अब यहाँ पर लिखोगे कि 180, ये पेयर नहीं बने ना 2 3 और एक 5 का, तो क्या हो जाएगा 180 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? तो नाउ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 में, इंटू और 5 कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा v मल्टीप्लाई 180 में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का। क्लियर? 180 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आपके आ गया 900। क्लियर? तो इस टाइप से आपको इसको, अब ये परफेक्ट हो गया। अभी 900 क्या है, परफेक्ट है। अब देख लो, इसको चेक कर लो एक बार कि 900, अब 900 ये दे रखा है, ठीक है। अब 4 के टेबल में भी 900, 9 के टेबल में भी 900 और 10 के टेबल में भी 900, तीनों के नंबर से ये आ रहा नहीं आ रहा आंसर। तो इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब इसमें ऐसा नंबर फाइंड करना था जो तीनों से डिविजिबल हो जाए। क्लियर?
यस नेक्स्ट देखना आप, एक सेकेंड, 6.3 में आपके 9th वाला क्वेश्चन है ना, यस 900, ठीक है। और 900 4 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 9 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है और 10 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डेट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15, 20। सेम एज इट इज, ऐसा ही करना है आपको, ठीक है। तो इसमें भी आपको यही करना है, पहले एलसीएम फाइंड करना है, देन आप देख लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, देख लेना कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। नहीं है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई, जो भी पेयर नहीं बन रहा है उसका मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर। तो वो क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पर 900 है तो यहाँ पर नीचे एक लाइन और लिख देना इसमें कि 100 स्मॉलेस्ट नंबर, 100 स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इक्वल्स टू क्या, 900 नहीं, 100 स्मॉलेस्ट नंबर 900, यहाँ पर 900 ही चाहिए आपको। तो 100 स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल्स टू 900, एग्जैक्टली डिविजल बाय 4, 9 एंड 10। क्लियर। यस। अब आपके नेक्स्ट हैं, ये तो पूरी 6.3 कंप्लीट हो गई। अब आपके 6.4 देखना, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। अब आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड ये भी मैंने बता दिया आपको, तो भी इसमें एक दो देख लेते हैं। सिक्स 6.4 क्लियर। इसमें जैसे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना 2304। अब इसलिए आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू करना है, जो मेथड दे रखा है उसको ही फॉलो करना है। अब इसमें फर्स्ट हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। अब इसमें 23 दे रखा है, ऐसे स्क्वायर लो, ऐसे नंबर का स्क्वायर लोगे, डाय आपके 23 से लेस देना है या फिर इक्वल है, तो क्या हो जाएगा 2, 4, 2, 3, 4, नेक्स्ट है 4 का 16 क्लियर। और उसके बाद हो जाएगा आपके 5 का 25 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पर 4 को 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है और यहाँ प्लस करके यहाँ लिखना है। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपके 16, ठीक है। और ये आपके आंसर आ गया 7। अब इसमें देखना यहाँ पर 8, 4 और 4 8 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 16 लिख दिया मैंने। अब ये पूरा एक साथ एज इट इज़ 04। अब ये पूरा कितना बन गया 704। यस। अब यहाँ पर ऐसा नंबर लेके आपको मल्टीप्लाई करना है कि ये पूरा 704 आ जाए या उससे लेस देन आ जाए, पर उससे ग्रेटर नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर लेंगे, देख लो। इसे 8 है तो इसके साथ हम क्या ले सकते हैं, 8 लेके देख लो आप, ठीक है। 8 8 सा 64 और 6 और ये हो जाएगा 8 8 64, ठीक है। और ये 64 और 6 70। क्लियर। आ गया आंसर इसका 70। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए था 704, तो इसका मीन्स ये क्या हो जाएगा, हमने किससे किया 8 से किया है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली आ रहा है, नहीं आता तो इससे लेस देन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 704 माइनस किया 0 0 0। यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो भली, ठीक है। 16 और 8 और 9 96। तो इसका मीन्स क्या हो गया 48। इसका क्या बन गया स्क्वायर रूट। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे 2304, ठीक है। इसका आंसर हो गया आपके 48। क्लियर। इस टाइप से और देखना। नेक्स्ट थर्ड देख लो।
नेक्स्ट है आपके थर्ड 34C, 34 और 81। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे 34 और 81। यस। अब इसमें देखना आप पैर बनाओ सबसे फर्स्ट, ठीक है। 34 इसका मीन्स क्या लेंगे 1 2 3 4 5 का स्क्वायर 25 कि 6 का 36 हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे 20, पहले यहाँ पर लिखना 5, यहाँ पर भी 5 लिख दिया आपने और ये हो जाएगा आपके 25, ठीक है। ये हो जाएगा आपके 9। अब यहाँ पर 9 81 और यहाँ हो जाएंगे आपके 10। अब 980 ये पूरा हो गया 9 और 81। अब यहाँ पर क्या लोगे 10 है, तो 10 है तो यहाँ पर आप 8 का लेके देख लो या फिर डायरेक्ट 9 का, क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है तो 9 लेके देख सकते हो। 9 करके देखो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 81, 8 और ये 9। मतलब आपको यहाँ पर देखना है कि लास्ट में 1 आ रहा है तो इसका मीन्स किसका स्क्वायर में लास्ट में 1 डिजिट आती है। तो इस टाइप से भी आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ये भी जरूरी नहीं कि आप स्टार्ट 2 से 1 से ही करो कि 1 2 3 4 ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट देख लेना कि यूनिट डिजिट 1 आ रही है तो इसका मीन्स कौन कौन से स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 आ रही है। तो उसमें आप देख सकते हो कि 9 में आ रहा है, 1 में आ रहा है, तो ऐसे आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। इतना आपको लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने अब जैसे 9 डायरेक्ट आ रहा है, हमने 9 किया तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे एग्जैक्टली। और ये आपके हो गया 0, तो इसका मीन्स ये क्या है 59, इसका क्या हो गया स्क्वायर रूट। तो इसको भी इस स्टेप से लिख देना 59। क्लियर। इस टाइप से अभी इसको रूट जितने भी है इसको डिवीज़न मेथड में आपको इसको सॉल्व करने हैं। तो इसमें इतने सारे दे रखे हैं, मैं आपको बता देती हूँ इसमें कौन कौन से करना है। एक तो सेकंड करना है, एक 5th करना है, एक 7th करना है और एक 900 का तो आता है आपको, ठीक है। एक 10 कर लेना, 11 कर लेना, ठीक है। अगर सब करने हो तो सब कर लेना, नहीं तो जो मैंने दिए वही कर लेना। क्लियर। अब आपको नेक्स्ट क्लास में मैं 2nd 3rd क्वेश्चन करवाऊँगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ज्योग्राफी का 2nd चैप्टर रीड कर रहे थे, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। लेसन का नाम बहुत बड़ा था तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। इसके अंदर हमने लैंड क्या होती है वो पढ़ लिया था। उसके बाद लैंड के टाइप्स पढ़े थे, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड, उसका भी मैंने आपको मीन्स बता दिया था। अब इसमें आता है चेंजेस इन लैंड यूज़। पहले जो लैंड का यूज़ होता था धीरे धीरे अब क्या हो गया उसमें चेंजेस होने लग गया। आप लोगों ने भी देखा होगा अपने आसपास के क्षेत्र में हमारे देश को क्या कहा जाता है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है। तो इस बात से हमको समझ में आता है कि सबसे ज़्यादा हमारे देश में क्या होती है, एग्रीकल्चर होता है। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने क्या किया कि हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो कि बारिश टाइम पे नहीं आती, कभी सूखा पड़ जाता है या फिर कहते कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ हो जाती है, ऐसे में फसलें अच्छे से उत्पादित नहीं होती। धीरे धीरे लोगों ने कृषि कार्य जो था उसको बंद करके उनकी जगह पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगाना, कॉम्प्लेक्स बनवाना, यानी कि कह सकते हो कि उस भूमि का जो यूज़ था उसको क्या कर दिया उन्होंने, चेंज कर दिया, यानी कि उसके फॉर्म को उन्होंने चेंज कर दिया। अब वो चेंजेस कैसे कैसे हुए हैं, किस प्रकार से हुए हैं, वो हम इस पैराग्राफ में रीड करेंगे। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि इस प्रकार से चेंजेस हुआ है। अब यहाँ पर आपको और बता रखा है कैसे चेंजेस हुआ है। सिंस ह्यूमन बींग केम इनटू एग्जिस्टेंस दे हैव बीन यूजिंग लैंड फॉर वेरियस पर्पस। दे रखा है हम जो जितने भी कह सकते हैं मानव या इंसान यहाँ पर रहते हैं सभी की लैंड से रिलेटेड अलग अलग पर्पस है, अलग अलग उद्देश्य है कि किस प्रकार से वह इस भूमि का उपयोग करते हैं। अर्ली मैन वॉज बेसिकली अ फूड गेदर बट विद द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर। देखो क्या दे रखा है, अर्ली मैन क्या करता था, बेसिकली फूड गेदर खाना इकट्ठा करने का काम करता था, बट विद द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे उसने कृषि का खोज किया था, डिस्कवरी का मतलब क्या होता है, खोज करना। जैसे ही एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था, आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा था 3rd चैप्टर के अंदर फ्रॉम हंटर टू फार्मर्स, तो उसमें क्या हुआ था, उन्होंने एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया था। दे स्टार्टेड कटिंग ट्रीज टू क्लियर लैंड फॉर एग्रीकल्चर। अब उन्होंने क्या किया, जो बड़े बड़े ट्रीज थे उसको काटना स्टार्ट कर दिया था, क्लियर लैंड यानी कि ज़मीन को अच्छा साफ करना, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। अब एक पर्पस क्या आ गया अपना, एग्रीकल्चर।
विद द डिस्कवरी ऑफ मेटल, अब क्या हुआ था, मेटल का जैसे ही आविष्कार हुआ था, दे स्टार्टेड माइनिंग। माइनिंग का मतलब वो खनिज का जो काम होता है, खुदाई का जो काम होता है, दे स्टार्टेड माइनिंग एंड इवेंचुअली विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अंततः धीरे धीरे जैसे जैसे विज्ञान और तकनीकी का जो डेवलपमेंट हुआ था, मेन हैज चेंज द यूज ऑफ लैंड, फुलफिल द डिमांड्स एंड नीड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब क्या हुआ, धीरे धीरे चेंज द यूज ऑफ लैंड और फुलफिल द डिमांड्स, लोगों के डिमांड्स, लोगों की मांग क्या हो गई, बढ़ गई धीरे धीरे, एंड द नीड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, अब जितनी जनसंख्या होगी उसके अकॉर्डिंग उत्पादन तो होना चाहिए। अब हम देखते हैं ना, कभी कभी मार्केट में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी आती है, ऐसा कब होता है, जब उसका उत्पादन कम होता है और लोगों की आवश्यकताएं ज़्यादा होती है। कब होता है, जब हम लोगों की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है उससे रिलेटेड, और आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको महंगे दामों में बेचते हैं। आप जैसे बॉम्बे में चले जाते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर तो हम लोग जिस रूम में रहते हैं, हम उसका माना कि आप लोग रेंट पे रहते हो तो 2000 रेंट पे हम रहते हो, और वहाँ के एरिया से हमारा जो रूम होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन ये आप बॉम्बे में चले जाओ, उस 2000 के रेंट पर आप यहाँ पे रह रहे हो, उसमें तो वो 4 परिवार रह लेते हैं, तो यानी, और वहाँ पे रेंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, चेंजेस द यूज़ ऑफ लैंड ऑफ द फुलफिल द डिमांड्स, लोगों के मांग को पूरा करने के लिए, द नीड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन होगी उतना तो अपने को उत्पादन, उतना अपने को प्रोडक्शन करना पड़ेगा। People are now using the cultivable land for industrial and residential purpose। अब लोगों ने क्या किया, अब उनका दूसरा पर्पस क्या था, लोगों ने जो कृषि का कार्य तो करते ही थे, उसके अलावा उन्होंने क्या किया, अवेलेबल लैंड एंड इंडस्ट्रियल का मतलब उद्योग धंधे, बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज होते हैं उसको लगाने के लिए, और रेसिडेंशियल पर्पस का मतलब रहने के स्थान। आप लोगों ने देखा होगा आजकल हर कोई बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाता है, देखा है आप लोगों ने, सिटी में चले जाओ, उदयपुर में आजकल कॉलोनीज कम करती है और कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स को हम जितना बनाना चाहे, डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स जितना भी बनाना चाहे उतना बना सकते हैं, और उसी जो भी प्रॉपर्टी होती है, जितना भी आपका एरिया है, उसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाता है। क्योंकि एक तो आप एक बिल्डिंग बना रहे हो तो सिर्फ आपका अकेले का परिवार है, लेकिन उसमें तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऊपर से ऊपर मल्टी स्टोरेज बनाते रहते हैं, तो मल्टी स्टोरेज बनाने से लोगों को फ़ायदा भी मिलता है। तो एक पर्पज़ उनका ये हो गया कि मतलब कि आप कैसे उसको चेंज कर रहे हो, लैंड का जो यूजेज है उसको कैसे चेंज कर रहे हैं। इन अर्बन एरियाज लैंड इज़ यूज्ड फॉर वेरियस recreational purpose, the changes of the land use also led to the degradations of the land। अब क्या हो गया इससे, अर्बन एरियाज, और ये जो प्रॉब्लम हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, शहरी क्षेत्रों में हो रही। गांव के लोग तो अभी तक इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि वो कॉम्प्लेक्स बना दे या कोई औद्योगिक इंडस्ट्री बना दे, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ये जो वो काम चल रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, शहरी क्षेत्रों में हो रहा है। द चेंजेस इन द लैंड यूज ऑल्सो लेड टू द डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, इससे क्या हो रहा है, हमारी जो भूमि की जो उपयोगिता है, जो कह सकते हैं कि जो क्वालिटी है, उसका क्या हो रहा है, धीरे धीरे पतन हो रहा है ऑफ लैंड। इट हैज़ ऑल्सो लेड टू डिसर्टिफिकेशंस, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन एंड दिस हैज़ बिकम अ थ्रेट टू अ एनवायरनमेंट। और इसकी वजह से, इस पतन की वजह से डिसर्टिफिकेशंस, लैंडस्लाइड एंड सोइल इरोजन, आप अंडरलाइन कर सकते हो, ये तीनों प्रॉब्लम किसके कारण से हो रही है, जो हम क्या कर रहे हैं, लैंड का जो चेंज है उसको क्या कर रहे हैं, अलग अलग लैंड का यूज़ कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए, अपने मतलब के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो भूमि है उसको हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, कह सकते हैं हम। फैक्टर से रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन लैंड यूज़। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर से, ऐसे तत्व है जो लैंड का जो यूज़ है उसको क्या कर रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार है, कौन कौन से ऐसे तत्व है। फर्स्ट दे रखा है एक्सपांडिंग एग्रीकल्चर एरियाज, यानी कि अब आप लोग ये भी देखते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि लोगों ने कृषि करना बिल्कुल ही बंद कर दिया, लेकिन आजकल बहुत नई नई टेक्निक्स आ गई। आप लोगों ने देखा होगा टेरेस फार्मिंग भी होती है। एक पर्टिकुलर टेरेस फार्मिंग हमने पढ़ा था कि जो हिल स्टेशंस होते हैं वहाँ पर की जाती है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा अपने घर के ऊपर भी, अगर आपने नहीं देखा तो आप नेट पे सर्च करके भी देखना, अपने घर के ऊपर जो टेरेस होती है उसके ऊपर भी अपन खेती कर सकते हैं। तो यानी कि एक नई नई टेक्निक्स आ गई है। तो एग्रीकल्चर का जो एरिया है उसको बढ़ाने के लिए फर्स्ट बिल्डिंग रेजिडेंशियल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए,
बिल्डिंग रोड्स एंड डैम्स, रोड और डैम बनाने के लिए भी। बिल्डिंग कमर्शियल एरिया सच एज मार्केट्स, स्कूल, हॉस्पिटल्स। आप लोगों ने देखा होगा, अब अपने सलूम्बर की बात करें, जगह जगह पर हॉस्पिटल खुल गए, तो उसके लिए जगह तो चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग यूजेस कर रहे हैं। इसमें आप लोग को क्या बता रहे हैं इन पॉइंट्स के थ्रू कि हम हमारी जो लैंड है उसका अलग अलग तरह से यूज़ कर रहे हैं। बिल्डिंग फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, वही हो गया बड़े बड़े फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ के लिए। बिल्डिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कॉम्प्लेक्सेस सच एज पार्क, कम्युनिटी सेंटर्स, स्विमिंग पूल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा। अब आप लोगों ने देखा होगा पुराने ज़माने में या अर्लीस्ट सोसाइटीज़ जो थी उस समय न तो पार्क हुआ करते थे, न कम्युनिटी सेंटर्स का मतलब कह सकते हैं सिनेमा हॉल है, या फिर बड़े बड़े मैरिज सेंटर्स हैं जहाँ पर मैरिज हॉल्स कह सकते हो आप, ऐसे स्विमिंग पूल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। तो पहले लोग क्या करते थे, वही एग्रीकल्चर का काम करते थे। लेकिन आजकल उनको अगर वो अपनी ज़मीन को ऐसे काम के लिए दे दे, पार्क बनाना है, ये करना है, तो अगर वो गवर्नमेंट के थ्रू बन रहे तो आपको और ज़्यादा पैसे उसके मिल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो इच्छाएँ हैं उनको पूरा करने के लिए भी ये काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट दे रखा है आपको लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है, चट्टानों का गिरना। लैंडस्लाइड आर द जियोग्राफिकल phenomenon where large masses of rocks, debris, top soil of the earth move or slide down a slope। क्या दे रखा है, लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब चट्टानों का गिरना। ज्योग्राफिकल phenomenon है, एक भौगोलिक अवधारणा है कह सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, लार्ज मासेस, बड़े बड़े टुकड़े, किसके, रॉक्स, चट्टानों के। डेब्रिस का मतलब होता है मलबा। कोई चट्टान गिर जाती है तो उसका जो मलबा इकट्ठा होता है वो टॉप सॉइल ऑफ द अर्थ मूव्स और स्लाइड डाउन अ स्लोप। तो अब कोई चट्टान ऊपर से गिरेगी तो कहाँ गिरेगी, नीचे ही गिरेगी, स्लाइड डाउन अ स्लोप। दिस हैपन्स मैनली इन हिली और माउंटेन्स एरिया। अब यहाँ ये सब कहाँ पर होता है, ये होता है हिली, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जो माउंटेन क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर होता है। आप कभी उदयपुर से सिरोही की तरफ या माउंट आबू की तरफ जाते हो, उस रोड पे जाते हो, तो आप देखना दोनों तरफ बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और वहाँ पर सरकार ने निर्देश भी लिख रखा है, चट्टानें कभी भी गिर सकती है। तो यानी अब वो चट्टानें कब गिरेगी तो किसके अंदर आएगी, वो लैंडस्लाइड के अंदर। वो क्या पार्ट कहलाएगा अपना, लैंडस्लाइड। अब उनको कोई गिरा नहीं रहा, वो क्या है, ज्योग्राफिकल phenomenon, एक भौगोलिक घटना होती है। कभी भी ऐसा जैसे बहुत तेज बारिश आ रही हो, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो उसकी वजह से भी वो गिर सकती है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंडस्लाइड। लेकिन क्या दे रखा है, कुछ ऐसे तत्व हैं जो लैंडस्लाइड के लिए जिम्मेदार होते हैं। दे आर, अब इसके अंदर जो दे रखे हैं वो 5 पॉइंट्स दे रखे, देखो आप। अलोंग स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड। देख मैंने भी आपको बताया था क्या दे रखा है, रेनफॉल, बारिश की वजह से। नेक्स्ट, इरोजन कॉज्ड बाय रिवर्स एंड ओशन वेव्स। रिवर्स और ओशन की जो लहरें आती है उसकी वजह से। एरियाज प्रोन टू अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस। किसके कारण से, अर्थक्वेक की वजह से, फ्लड्स, बाढ़ की वजह से, और वॉल्केनिक इरप्शन तो बहुत कम होता है, आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा था, ज्वालामुखी जो होता है उनकी वजह से। लॉस और एब्सेंस ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ एंड सॉइल न्यूट्रिशंस। किसकी वजह से, वेजिटेटिव ग्रोथ, वनस्पति का जो ग्रोथ होता है उसकी वजह से। एंड सॉइल न्यूट्रिशन, सॉइल में जो न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा था और इस चैप्टर के अंदर भी अपन सॉइल वाला पढ़ेंगे, उसमें मैं बताऊंगी सॉइल के अंदर कौन कौन सी न्यूट्रिशंस होते हैं। लास्ट दे रखा है ह्यूमन फैक्टर। अब ये सारे तो कह सकते थे कि नेचुरल है, लास्ट पॉइंट जो है ह्यूमन फैक्टर से रिलेटेड है। सच इज कंस्ट्रक्शंस, डिफॉरेस्टेशंस, ब्लास्टिंग फॉर माइंस, वाइब्रेशन कॉज्ड बाय हैवी मशीनरी एक्स्ट्रा। ये सारे डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का कटाव, ब्लास्टिंग फॉर माइंस, माइंस की वजह से, वाइब्रेशन कॉज्ड बाय हैवी मशीनरी, जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी वर्क करती है वहाँ पर आपने देखा होगा उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है उनमें क्या हो जाती है, दरारें पड़ जाती है। तो वाइब्रेशन कॉज्ड बाय हैवी मशीनरी, इन सभी कारणों से भी क्या होता है, लैंडस्लाइड होता है। अब इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और क्या इससे बुरे प्रभाव पड़ते हैं हमारे जीवन के ऊपर, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास 8। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो पढ़ रहे हैं हम उसका पार्ट 10 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट मैंने एंटीबायोटिक्स पढ़ाया था आपको कि एंटीबायोटिक्स जो होती है, जो हम मेडिसिन के साथ में लेते हैं, डॉक्टर हमको प्रेफरेंस देते हैं कि मेडिसिन के साथ एंटीबायोटिक लेनी ही लेनी है, क्यों लेनी होती है, तो वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि पेनिसिलिन नाम की जो फर्स्ट
एंटीबायोटिक थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निकाली थी। किससे निकाली थी? तो पेनिसिलियम नाम की फंजाई से, पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक सबसे फर्स्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निकाली थी। वो चीज़ आपको एंटीबायोटिक्स वाले पैराग्राफ में याद रखने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद हम आज लेते हैं एंटीबायोटिक्स के बाद वैक्सीन। वैक्सीन तो आप बहुत सुन रहे हो है ना आजकल, ये पूरा चैप्टर ही आज इसमें जितने वर्ड आए ना आपने सारे अभी इन दिनों में बहुत ज़्यादा सुने होंगे। अब आता है एंटीबायोटिक के बाद वैक्सीन। In your childhood you would have been given injection or drops to protect your body from disease, several disease। आपने सुना होगा कि आपको चाइल्डहुड यानी बचपन के टाइम में ही आपको कुछ ऐसे वैक्सीन या ऐसे इंजेक्शन दिए गए। इंजेक्शन्स के ज़रिए आपके अंदर ऐसे केमिकल्स या ऐसी दवाई, ऐसी मेडिसिन छोड़ी गई है जिसकी वजह से आप आने वाले कितने भी बड़े हो जाओ, आप कितने भी एज में आपकी बॉडी में पहले से वो एंटीबॉडीज़ बने हुए हैं, तो वो उस बीमारी के अगर जर्म्स या बैक्टीरियाज, वायरस कुछ भी अगर अंदर आते हैं तो वो उस वैक्सीन की वजह से वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब ये कि वैक्सीन ऐसा नहीं है कि वैक्सीन और मेडिसिन में बहुत फ़र्क है। वैक्सीन एक बार लगवा दो वो हमेशा काम करता रहता है। दवाई का क्या होता है? मेडिसिन, एंटीबायोटिक जो आप लेते हो वो एक बार लो, एक बार के लिए रिएक्शन हुई, बाहर से आने वाला एंटीजन ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब भी आपको वापस बॉडी में एंटीजन आएगा वह फिर से मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी कंटिन्यू। ये चीज़ नहीं हो, एक ही बार लेने से उस चीज़ का ख़त्म हो जाए, खात्मा हो जाए, तो उसके लिए हम वैक्सीन यूज़ करते हैं। वैक्सीन किसको बोलते हैं? जब आपकी बॉडी में चाइल्डहुड टाइम में एक इंजेक्शन से एक मेडिसिन छोड़ी जाती थी, जो मेडिसिन आपको पूरी ऑल ओवर एज, पूरी बॉडी में पूरे टाइम तक, जब तक आप जिंदा रहते हो तब तक आपकी बॉडी को वो डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती है यानी बचाती है, सेवरल डिजीज़। योर पेरेंट्स वुड टेल यू दैट यू वर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिजीज़ गिवन स्पेसिफिक वैक्सीन फॉलोइंग शेड्यूल एज गिवन बिलो। आपने सुना होगा कि अपने पेरेंट्स ने आपको पर्टिकुलर एक एज में, पर्टिकुलर एक टाइम में आपको कुछ वैक्सीन दिए होंगे। उन वैक्सीन की वजह से आप हमेशा क्या रहते हो? प्रोटेक्ट रहते हो। तो यहाँ पे कुछ एक टेबल दे रखी है, मैं नेक्स्ट पेज टर्न करती हूँ, जिसमें यहाँ टेबल दे रखी है कि कौन सी एज में आपको कौन सा वैक्सीन दिया और उस वैक्सीन का नाम क्या है और उसके साथ उसका यूज़ क्या है। मतलब अगर उस वैक्सीन को आपने ले रखा है तो आपको कौन सी डिजीज़ नहीं होगी या किससे आप बचे हुए रहोगे। सबसे फर्स्ट ले रखा है यहाँ पे 8 to 9 मंथ। 8 to 9 मंथ का जो बेबी चाइल्ड होता है उसको डीपीटी, पोलियो और बीसीजी नाम के 3 टीके लगवाते हैं। मतलब 8 to 9 मंथ्स के 2 महीनों के टाइम में उसको 3 टीके लग जाने चाहिए, वैक्सीनेशन जिसको बोलते हैं। फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिप्थेरिया, डिप्थेरिया से बचने के लिए एक टीका लगता है जिसको बोलते हैं डीपीटी, डिप्थेरिया, डीपीटी। हुपिंग, कफ एंड टिटनस, यानी उसमें क्या होता है कि कफ और टिटनस संबंधित बीमारियां जो होती है वो उनसे हमेशा के लिए हम बच सकते हैं, प्रोटेक्ट रह सकते हैं। कफिंग यानी सर्दी खांसी वही, और टिटनस यानी वही जब कोई चीज़ लोहे की लग जाती है तो हम उससे बच सकते हैं। नेक्स्ट है पोलियो। पोलियो क्या होता है? फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोलियो। पोलियो में तो आपको पता ही है, पोलियो की जो 3 खुराक 3 बूंद ऐसे कुछ पिलाते हैं ना, वो भी 8 to 9 मंथ्स में ज़रूरी हो जाती है, तब पिला देनी चाहिए। इससे आपकी बॉडी में कभी भी पोलियो नाम का वायरस एंटर नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो वो वहीं पे उस वैक्सीन के इफेक्ट से वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा है बीसीजी, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस तो पता ही आपको, शॉर्ट में बोलते हैं इसको टीबी। अगर टीबी से बचना है तो बीसीजी नाम का टीका पहले ही लगवा देना चाहिए, वैक्सीनेशन, जिससे आपको टीबी कभी भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 9 to 12 मंथ्स MMR, ये भी एक वैक्सीनेशन का नाम है। इससे आप किससे बच सकते हो? 9 to 12 मंथ में इसको लगवा देना चाहिए। फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मीसल्स, मम्प्स एंड रूबेला, ये तीनों वायरस से होने वाली डिजीज़ है। अगर इन तीनों डिजीज़ से बचना है तो MMR नाम का वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। 18 to 24 मंथ्स डीपीटी और पोलियो, फिर से डीपीटी आ जाता है। 18 to 24 यहाँ पे एक बार लगवा देते हैं, एक बार लगवाने के बाद जब 18 to 24 मंथ्स का बेबी होता है तब उसको फिर से एक बार डीपीटी का लगवाते हैं। फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिप्थेरिया, वापस डिप्थेरिया से ही बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाते हैं। और फिर है पोलियो, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोलियो, वो भी वापस पिलाते ही। आपको तो पता है 0 से 5 साल के बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाते रहने चाहिए। लेटर ऑन यू वर गिवन वैक्सीन फॉर टाइफाइड एंड टीटी। यू माइट हैव ऑल्सो हियर्ड ऑफ पल्स पोलियो प्रोग्राम फॉर प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो। पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया जाता था, है ना, पहले भी चलाते, अभी भी चलाते। घर घर आके छोटे बच्चों को उनकी माउथ में वो खुराक डालते हैं ना, तो ये इस चीज़ को बोलते हैं पल्स पोलियो प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं PPO।
थ्रू न्यूज़पेपर और टेलीविज़न पोलियो वैक्सीन कॉल्ड ओरल पोलियो वैक्सीन OPV, क्योंकि वो माउथ पार्ट से डाली जाती है ओरली, मतलब उसका कोई वैक्सीन या इंजेक्शन नहीं। सारे ये जो होते हैं ना, इन सब का आपको पर्टिकुलर बॉडी में इंजेक्शन दिया जाता है और फिर वो दवाई आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाई जाती है। पर ये जो होता है पोलियो वाला जो वैक्सीन होता है, जिसको बोलते हैं OPV, वी क्यों बोला, ओरल पोलियो वैक्सीन ओरली, क्योंकि ये इज़ गिवन टू चिल्ड्रन ओरली थ्रू द माउथ, माउथ से वो दवाई अंदर डाली जाती है, इसलिए बोलते हैं ओरली, इंजेक्शन नहीं दिया जाता इसका। एट द एज ऑफ 1.5, 2.5 एंड 3.5 मंथ, वहाँ से शुरू हो जाता है इसको, मतलब बहुत ही बेबी चाइल्ड हो उसको देना शुरू कर देते हैं 1.5 मंथ का ही। उसके बाद है वैक्सीन, प्रॉपर वैक्सीन का क्या डेफिनेशन है क्या नहीं ये देख लेते हैं। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर अवर बॉडी, जब भी कोई डिजीज कैरिंग माइक्रोब हमारी ये बॉडी में एंटर करता है, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर, मतलब इन्वेडर यानी बाहर से आने वाला, जब भी कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करता है, हमारी बॉडी ऑटोमेटिक सेल्फ एक चीज़ बना देती है जिसको बोलते हैं हम एंटीबॉडीज़। वो एंटीबॉडी बनाने के बाद वो उससे क्या करता है, लड़ लेता है, यानी उसको फाइट अगेंस्ट करके उस डिजीज़ के एंटीजन को ख़त्म कर देता है, उसके प्रभाव को हमारी बॉडी में इफेक्ट ही नहीं होने देता। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन, मतलब ये वैक्सीन वही चीज़ है, मैंने बताया आपको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार वैक्सीन लिया, फिर सपोज़ आपकी बॉडी में वो वाला वायरस आ गया या वो वाला बैक्टीरिया आ गया, उस बैक्टीरिया को पहचान कर हमारे वैक्सीन वाले जो बैक्टीरियाज अंदर गए हैं वो उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। एक बार ख़त्म कर दिया, फिर थोड़े टाइम बाद वापस अगर वो वायरस आपकी बॉडी में आते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में वो वाले माइक्रोब क्रिएट होके उन स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिर से ख़त्म कर देंगे। यानी हर थोड़े थोड़े टाइम में जब उनको नीडेड होता है वो डीएक्टिवेट होकर वापस एक्टिवेट होने लगते हैं और सामने से आने वाला, बाहर से आने वाला एंटीजन होता है उसको वो ख़त्म कर देते हैं। तो उनको बार बार वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं, लाइफ टाइम में एक बार वैक्सीन लगाओ वो पूरा टाइम लाइफ में असर करता है। एंटर्स अगेन, जब भी वो वापस एंटर करेगा वो उसको अपने आप किल डाउन कर देगा। सो इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडी। जब भी कोई वीक एंटीजन, ज़रूरी नहीं ना बाहर से जो वायरस आ रहा है वो हमेशा हेल्दी हो सकता है वो भी वीक हो, तो अगर वो जब भी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं फटाफट से, और वो एंटीबॉडीज़ उन एंटीजन को जो दोबारा आए गए हैं बॉडी में उनको वो ख़त्म कर देता है। द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब, दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क, इस तरह से हमारा वैक्सीन वर्क करता है हमारी बॉडी के अंदर। सेवरल डिजीज़ इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा आपको पता ही है, ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी, स्मॉल पॉक्स यानी वो जो बोलते हैं जिसमें दाग पड़ जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे दाने उभर आते हैं, जिसको हम छोटी माता, बड़ी माता ऐसे कॉमनली बोलते हैं, वो चीज़ें। हेपेटाइटिस कैन बी, हेपेटाइटिस यानी जॉन्डिस यानी पीलिया जो होता है, कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। इन सारी बीमारियों से बचने के लिए हमें सिर्फ क्या लगवाना पड़ता है, वैक्सीनेशन। इनके लिए प्रॉपर दवाई नहीं, इनके लिए पहले से हमें प्रिपेयर होना पड़ता है क्योंकि ये डेंजरस डिजीज़ है। सो अ वैक्सीन इज़ a suspension of a disease producing microbe which is killed or weakened so that the suspension will not cause disease। ये इस तरह से डिजीज़ नहीं होने देते, उनको किल डाउन कर देते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी डिजीज़ है जो बहुत इनसे भी ज़्यादा डेंजरस है। कॉलेरा तो अब बहुत छोटी हो गई, क्यों, क्योंकि हमारे पास इसका वैक्सीन आ गया है। अभी भी ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी डिजीज़ है, जैसे एड्स हो गया, वो भी वायरस से होने वाला है, पर उसका अभी तक कोई वैक्सीन प्रॉपर नहीं मिल चुका है, नहीं मिला है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के तरीके हमारे पास है, इसलिए वो ज़्यादा डेंजर नहीं है। जैसे यहाँ दे रखा है, रेदर इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, मतलब यही कि जब भी वो एंटीजन बाहर से आएगा, वैक्सीन अगर लगा हुआ है आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी में फटाफट से एंटीबॉडीज़ स्टिमुलेट हो जाएंगे, स्टिमुलेट यानी बनना शुरू हो जाएंगे, और वो एंटीबॉडी एंटीजन से जुड़कर वो उसे ख़त्म कर देंगे। द एंटीबॉडीज़ प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब विच हैपन टू enter our body. So if killed or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kills the pathogen by producing suitable antibody। मतलब वही पैथोजन का मीनिंग होता है डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। आप यहाँ पेंसिल से नोट कर दो, भले पहले भी एक बार बता चुकी हूँ। पैथोजन का मीनिंग होता है डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। जिस माइक्रोब से डिजीज़ होने वाली होती है
उस वायरस बैक्टीरिया को हम क्या बोल सकते हैं, पैथोजन। तो इस तरह से उस पैथोजन को हमारी एंटीबॉडी बॉडी में ही ख़त्म कर देती है। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी फॉर लॉन्ग एंड दिस प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। मतलब ये कि हमारी एंटीबॉडी जो हमने वैक्सीन से अंदर डाली है वो पूरी तरह से अंदर हमेशा के लिए प्रिजर्व रहती है। जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है, जब भी उसको लगता है कि मैं जिसके लिए अंदर आया हूँ वैक्सीन, उसी का अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आ रहा है तो वो फटाफट से उसको किल डाउन कर लेता है। ठीक है, उसके बाद इट वॉज एडवर्ड जेनर हु डेवलप्ड द फर्स्ट वैक्सीन दैट ऑफ स्मॉल पॉक्स इन 1798। बहुत पहले ही उन्होंने एक वैक्सीन निकाल दी थी। इनका नाम आप नोट करना नोट्स में, एडवर्ड जेनर, जिन्होंने फर्स्ट वैक्सीन निकाली थी। फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने निकाली थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और फर्स्ट वैक्सीन किसने निकाली, तो एडवर्ड जेनर ने। तो आप ये लाइन ज़रूर नोट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर एडवर्ड जेनर का लिखा हुआ है कुछ हिस्ट्री, ये आप पढ़ने की कोशिश करना, बहुत छोटा है, कैसे मैं नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करवा दूँगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। कल हमने जंग की प्रक्रिया पढ़ी थी, उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। आगे देखिए आप, क्या कॉपर में भी जंग लगता है? मैंने कॉपर के बर्तनों की सतह पर हरा पदार्थ जमा हुआ देखा। कॉपर पर भी जंग लगता है? नहीं, कॉपर पर हरे रंग की परत तो जरूर देखी होगी आपने। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है, कॉपर को अगर खुला रख देते हैं वायु के अंदर बहुत लंबे समय तक, तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है। अभिक्रिया निम्नलिखित है। इस अभिक्रिया को 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2 अभिक्रिया के फलस्वरूप CuOH प्लस CO3, ये अभिक्रिया आप अपनी नोटबुक के अंदर भी नोट कर लीजिएगा। इस अभिक्रिया का अर्थ है कि जब कॉपर को आप नम वायु के अंदर खुला छोड़ देंगे तो उस पर हरे रंग का जो पदार्थ जम जाएगा। जैसे ये हरे रंग का पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। ओके, अब आगे देखिए, मैग्नीशियम रिबन के दहन की क्रिया का स्मरण कीजिए। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसका अम्लीय और क्षारीय प्रकृति हेतु विलयन का परीक्षण किया। हमने मैग्नीशियम का रिबन जलाया, एक राख बना, उस राख में हल्का सा जल मिलाकर एक गोल बना दिया। ठीक है, अब परीक्षण करेंगे। परीक्षण कैसे करेंगे? लिटमस पत्र के द्वारा। अब क्या है, विलयन अम्लीय है या क्षारीय, आप इसको किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे? हम लिटमस पत्र से चेक करेंगे। आपने प्रेक्षण किया होगा कि लाल लिटमस नीला हो जाता है। पिछली क्लास में हमने किया था ना, लाल लिटमस नीला हो गया, इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातु, सामान्यतः जो धातु की ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय, और अधातु अम्लीय। जैसे हमने जंग का किया था, जंग की प्रकृति कैसी निकली थी? क्षारीय हुई। मैग्नीशियम का किया, मैग्नीशियम का जो घोल बनाया था हमने वो राख का पानी मिलाकर लिटमस पत्र से चेक किया, लाल लिटमस क्या बन गया? लाल लिटमस नीला हो जाता है। अगर लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है तो उसकी प्रकृति क्षारीय कहलाएगी, और अगर नीला लिटमस लाल हो जाता है तो उसकी प्रकृति अम्लीय कहलाएगी। नेक्स्ट क्रियाकलाप देखिए आप, चूर्णित सल्फर की कुछ मात्रा एक उदयन चम्मच में लीजिए और उसे गर्म कीजिए। क्या लिया हमने? सल्फर की मात्रा, थोड़ा सा सल्फर लिया, उसको हमने उदयन चम्मच में लेकर उसको गर्म किया। अब आप कहेंगे उदयन चम्मच क्या है? तो देखिए, यदि उदयन चम्मच उपलब्ध न हो तो आप किसी भी बोतल का धातु का ढक्कन ले सकते हैं, इसके चारों ओर धातु का तार लपेट दीजिए जैसा कि सामने दिखा गया है। ये देखो, ये इस प्रकार का ये चम्मच जो है ये उदयन चम्मच, जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में भी केतली में से तेल वगैरह निकालते हैं, इस प्रकार का एक होता है बर्तन। अब अगर आपके पास उदयन चम्मच नहीं है तो आप क्या कीजिए,
बोतल का ढक्कन लीजिए और उस पर वायर लपेटकर आप इस प्रकार से एक उद्यन चम्मच बना सकते हैं। अच्छा, हमने इस चम्मच के अंदर क्या लिया था? 1 चम्मच सल्फर, ठीक है। हाँ, चम्मच सल्फर लिया, उसको गर्म किया, ठीक है। जब जलना प्रारंभ हो तो चम्मच को एक गैस जार, कांच के गिलास में ले जाइए। अब इस चम्मच के अंदर सल्फर रख दिया। अब उस सल्फर को हमने गर्म किया। जब ये गर्म होना स्टार्ट हो जाए ना, तो इस चम्मच को इस गैस जार के अंदर रखकर ऊपर आप ढक्कन लगा लीजिए। जैसा कि ये लिखा हुआ है, जलना प्रारंभ हो तो जल को गैस जार, कांच के गिलास में ले जाइए। गिलास को एक ढक्कन से ढक दीजिए जिससे बनने वाले गैस बाहर न जा सके। हमने उस गैस जार के अंदर उस चम्मच को रख लिया, ढक्कन बंद कर दिया ताकि गैस बाहर नहीं निकले। कुछ समय पश्चात चम्मच को हटा दीजिए। थोड़ी देर बाद में आप चम्मच को बाहर निकाल दीजिए। गिलास में थोड़ा जल डालिए और तुरंत ढक्कन से ढक दीजिए। अब उसके अंदर थोड़ा सा क्या डालना है? जल, और उसको अब ढक दीजिए। अब गिलास को भली भांति हिलाइए। आपको उसको विलयन को क्या करना है? हिलाना है। विलयन का परीक्षण लाल और नीले लिटमस से कीजिए। हाँ, परीक्षण करना लाल लिटमस और नीले लिटमस से। सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। सल्फर डाला था हमने, गर्म करके अंदर डाल दिया, तो उससे जो बनी गैस, उस गैस का नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलयन करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कब होता है? जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, तो अभिक्रिया निम्न प्रकार दी गई। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस H2O बनने वाली क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। यह अभिक्रिया आप अपनी नोटबुक में भी लिखकर याद करना। आगे देखो आप, सल्फ्यूरिक अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगर नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसकी प्रकृति अम्लीय कहलाएगी, और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा तो उसकी प्रकृति क्या कहलाएगी? क्षारीय। तो सल्फ्यूरिक अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सामान्यतः अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातु के ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होंगे? अम्लीय। और धातु के ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होंगे? क्षारीय, ठीक है। तो आज ये जो अभिक्रिया आपने की है अपनी क्लास के अंदर, तो ये सारी अभिक्रियाएं अपनी नोटबुक के अंदर नोट करके एक बार इनको याद कर लेना।